नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। दुनिया में सुलगते वॉरफ्रंट्स की अहम खबरें क्या है आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जिन पर आज हमारी खास तौर पर नजर रहेगी। पहली खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में सबसे अहम मुद्दा बनकर के उभरा है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया की तेल और गैस की सप्लाई के लिए अहम हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत का अब अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज ईरान इस पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता और अब अमेरिका भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर दावा करने लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज आराम से आ जा सकते हैं और माइंस भी हटाई जा सकती है। और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया नक्शा जारी कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का हिस्सा घोषित कर दिया गया है। आज हम आपको हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते तनाव के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं दूसरी खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खबर यह है कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। उसका हथियारों का जखीरा खाली हो गया है और अमेरिकी मिसाइलों का जखीरा ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब अमेरिकी सेना को अपने तरकश को दोबारा भरने के लिए अरबों डॉलर की राशि खर्च करनी होगी। आज हम आपको अमेरिकी सेना के बद से बदतर होते हालात के बारे में बताएंगे, साथ ही बात करेंगे कि अमेरिका के सामने और कौन सी चुनौतियां हैं। वहीं तीसरी खबर के बारे में आपको बता देती हूँ। मिडिल ईस्ट में हुए युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के दोस्तों ने उनका साथ धीरे धीरे करके छोड़ दिया। कुछ नेता ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना बयान से नाराज हो गए और कुछ दोस्त मुल्कों को ट्रंप ने अपने आप छोड़ दिया। अब यह ट्रंप की मजबूरी रही है या फिर आदत, यह अलग बात है। राष्ट्रपति ट्रंप अब चीन से तो रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में हैं ही, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनसे भी करीबी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और हाल ही में उत्तर कोरिया से तनाव कम करने के नाम पर ट्रंप ने साउथ कोरिया के साथ सैन्य सहयोग कम कर दिया है। सवाल यह है कि क्या किम जोंग उन भरोसा कर पाएंगे? आज हम आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए करते शुरुआत और आपको बताती हूँ विस्फोट की पहली खबर। तो चलिए आपको बताती हूँ पहली खबर क्या है। खबर यह है कि ईरान से वार्ता पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आ गया है। ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही है, ट्रंप कह रहे हैं। हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक पर रोक नहीं है और ईरानी पोर्ट्स पर नाकेबंदी पूरी तरीके से लागू है। ये उनकी तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया। दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपडेट दिया और सीधे ये बता दिया कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है ईरान के साथ, हम कोई वार्ता में नहीं है और हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक पर भी कोई रोक नहीं है। ईरानी पोर्ट्स पर नाकेबंदी पूरी तरीके से लागू है और जो समुद्री माइंस बिछाई गई थी हमने उन्हें हटा दिया है। ये भी उनकी तरफ से इस पोस्ट में बताया गया है। वहीं ईरान ने हॉर्मुज पर ट्रंप के दावों का मजाक उड़ा दिया है और मजाक उड़ाते हुए नया नक्शा जो जारी किया गया दरअसल हॉर्मुज को लेकर के, उस पर यह मजाक उड़ाया गया है। अब ईरान के वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रेजाई का पोस्ट भी आ गया है। मोहसिन रेजाई ने वॉशिंगटन और हॉर्मुज के बीच की दूरी को 7000 मील से ज्यादा बताया। पर्शियन गल्फ में यूएस के दबदबे के बाद के दौर में आपका स्वागत है, उनका कहना है। उन्होंने सीधे मजाकिया लहजे में डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल एक पोस्ट किया था जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को न्यू यूएस टेरिटरी करार दिया था, जिस पर रेजाई उनका मजाक बना रहे हैं कि दोनों ही देश के बीच में 7000 माइल से ज्यादा की दूरी है। पर्शियन गल्फ में यूएस के दबदबे के बाद से जो दौर है उसमें आपका स्वागत है, रेजाई ये कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दरअसल एक जो नक्शा जारी किया गया उसमें सीधे सीधे हॉर्मुज को अपना अधिकार क्षेत्र करार दिया गया है, अपनी संपत्ति बता दिया गया है, यूएस का एक नई टेरिटरी घोषित उसे कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि एक लंबी दूरी तय करके अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सैन्य अड्डा वहां पर बनाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हॉर्मुज उनकी संपत्ति हो जाता है। और यही बात रेजाई मजाक मजाक में उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में क्योंकि अब परमाणु मुद्दा बहुत पीछे खिसक चुका है, बहुत पीछे छूट गया है। रिजीम चेंज का मुद्दा बहुत पीछे छूट गया है। अगर अब कुछ नया बचा है तो वो है हॉर्मुज स्ट्रेट पर आखिरकार किसका अधिकार, ईरान का या फिर अमेरिका का। अब ईरान की तरफ से तो लगातार यही कहा जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट उनकी बपौती है, उनकी संपत्ति है, लेकिन अमेरिका भी उस पर अब दावा करना शुरू कर चुका है और सीधे सीधे उनके बयानों का मजाक, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का मजाक ईरान उड़ा रहा है। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का भी बड़ा बयान आया है कि खाड़ी में विदेशी सेनाएं सुरक्षा लाने में नाकाम रहे। खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं और जहां यूएस सैन्य बेस नहीं थे वहां कम नुकसान हुआ है। यानी सीधे वो ये बता रहे हैं कि खाड़ी में जहां पर भी अमेरिका की सेनाएं थी, अमेरिका के एयरबेस थे, वहां उन देशों को ज्यादा नुकसान पहुंचा और जिन देशों में नहीं थे वहां कोई नुकसान नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आप भी अमेरिका के सैन्य बेस को बाकी की जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है वो चलता बने करें, वरना उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। अराक्ची ने साफ कर दिया कि खाड़ी में विदेशी सेनाएं सुरक्षा लाने में नाकाम नहीं है
वो उन देशों को और उन देशों में होने वाली बर्बादी को बचा ही नहीं पाए जिसके लिए उन्हें तैनात किया गया था। खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए ये खुद ही यानी अमेरिकी सैन्य अभियान, अमेरिकी सैन्य बेस खतरा बन गए। उन्होंने ये भी कहा कि जहां यूएस सैन्य बेस नहीं थे वहां बहुत कम नुकसान हुआ है। वहीं आपको बताती हूँ कि सीज फायर के बावजूद लेबनान में इजराइल का एक्शन भी चल रहा है। इजराइल लेबनान से भिड़ा हुआ है, हमास से भिड़ा हुआ है। उधर सऊदी और हूतियों का किरदार अलग देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में, इजराइल और लेबनान के बीच में अभी भी युद्ध देखने को मिल रहा है। दक्षिणी लेबनान के अली अल ताहिर पहाड़ियों पर हमला किया गया। इजराइल की सेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। एयर स्ट्राइक के बाद किस तरीके से यहाँ पर आग लगी हुई नजर आ रही है। साउथ लेबनान का हाल यही है। ये सच है वहां का। ये भी सच है कि लेबनानी सरकार और इजरायली सरकार के बीच में बातचीत हुई और ये कहा गया कि आप हमला नहीं करेंगे, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी भी यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह क्योंकि रुकने के लिए तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह बहुत स्थिति अपनी स्पष्ट कर चुका है और कह चुका है कि हमला कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब ऐसे में अगर वहां पर हमला होगा यानी कि इजराइल पर, तो इजरायली डिफेंस फोर्स भी हाथ पर हाथ रख के बैठने वाली नहीं है। वो बार बार लेबनान को और हिजबुल्लाह को याद दिलाती रहेगी कि इजरायली डिफेंस फोर्स अभी भी आपके क्षेत्र में मौजूद है, जिसके तहत ये बड़ी कार्रवाइयां वहां पर की जा रही है। मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज भले ही ईरान ने तख्ता पलट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के मकसद से हुआ, लेकिन आज हॉर्मुज स्ट्रेट सबसे अहम मुद्दा बन चुका है, क्योंकि इस एक मुद्दे से खाड़ी देशों समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है, जिसके दबाव का सीधा असर अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप पर पड़ रहा है। हालांकि अब राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कदम उठाया है, उससे हॉर्मुज में एक बार फिर से टकराव बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की लाइफलाइन। वो समुद्री रास्ता जहां से होकर दुनिया के लिए करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। जंग के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इस रास्ते को बंद कर दुनिया को टेंशन में डाल सकता है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया भर के देशों की टेंशन बढ़ गई। दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की किल्लत हुई। पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए। एनर्जी इमरजेंसी लगाने तक की आवश्यकता पड़ गई। जाहिर है दुनिया भर के देशों का प्रेशर अमेरिका पर पड़ा। तो ट्रंप भी समझौते पर आने को मजबूर हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को झुकाने का हर संभव प्रयास कर दिया। मानसिक दबाव डालने से लेकर हमले करने और आर्थिक दबाव डालने तक अमेरिका ने हर हथकंडा अपना लिया, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी लगा दी। ईरान की ओर आने और जाने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया।
और कुछ जहाजों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी की गई। अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ उसमें भी हॉर्मुज के प्रबंधन की जिम्मेदारी ईरान को सौंप दी गई। ईरान हॉर्मुज का प्रबंधन संबंधित देशों के साथ तालमेल बनाकर करेगा, साथ ही समंदर से माइंस हटाएगा। हॉर्मुज में हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। ईरान की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही आदेश चलेगा। ईरान ने हॉर्मुज के प्रबंधन के लिए बाकायदा एक संस्था तक बना डाली। जहाजों को अपने बताए रास्ते पर चलने का आदेश दिया और आदेश नहीं मानने वाले जहाजों पर कार्रवाई भी की गई। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही ईरान को हरा देंगे और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कब्जा होगा। और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक मैप पोस्ट किया जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का हिस्सा बता दिया। खास बात यह है कि इस मैप में न केवल ईरान के केश्म द्वीप को अमेरिका का हिस्सा बताया गया, बल्कि ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप पर भी दावा किया गया। साथ ही यूएई के भी दुबई और फुजैरा समेत कुछ हिस्सों को अमेरिका का ही भाग दिखाया गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी समुद्री बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं और ये समुद्री रास्ता अब खुल चुका है। हालांकि उनके दावे को ईरान ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ऐलान किया कि तेल के इस रास्ते से वो बारूदी माइंस हटा दी गई हैं, जिनसे आईआरजीसी अभी तक जहाजों को डरा रही थी। अमेरिका ने दावा किया कि अब हॉर्मुज पूरी तरह खोल दिया गया है, यानी जहाज आराम से आ जा सकते हैं। अरागची ने दावा किया कि ईरान ने युद्ध जीत लिया है और कूटनीति के मैदान में भी ईरान की ही जीत हुई। ईरान की सेना ने दुश्मन को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। उनका मानना है कि ईरान की मजबूत सैन्य क्षमता और मैदान में उसकी ताकत ने कूटनीतिक मेज पर देश की स्थिति को मजबूत बनाया है। हालांकि अमेरिका के कह देने भर से हॉर्मुज स्ट्रेट के इस हिस्से पर उसका अधिकार नहीं हो जाता। क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता है। इस रास्ते से दुनिया के कई देशों के तेल और गैस से भरे जहाज गुजरते हैं।
लिहाजा इस पर सिर्फ किसी एक देश का अधिकार नहीं हो सकता। इसी वजह से कोई भी देश सिर्फ अपने दम पर इस समुद्री मार्ग पर कब्जे का दावा नहीं कर सकता। जानकारी मिली कि हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को लेकर ईरान और ओमान के बीच समझौता अंतिम चरण में है, लेकिन अब तक दोनों देशों के बीच शिपिंग ट्रैफिक को लेकर कुछ शर्तें साफ हो चुकी हैं। जैसे हॉर्मुज में अंदर आने वाले जहाज किस दिशा में जाएंगे और बाहर जाने वाले जहाज किस दिशा से बाहर जाएंगे। इसके अलावा जहाजों को हॉर्मुज का इस्तेमाल करने के लिए कितनी फीस चुकानी होगी। फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक तरफ अमेरिकी सेना की नाकेबंदी जारी है, वहीं दूसरी तरफ ईरान का कब्जा बरकरार है। ईरान के आदेश नहीं मानने वाले जहाजों पर IRGC के हमले भी जारी हैं। ऐसे में ट्रंप के दावों की हकीकत क्या है, ये कह पाना मुश्किल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ कोई बातचीत या चर्चा नहीं चल रही है और न ही आगे ऐसा कोई प्लान है। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह से लागू है। हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुला है और काम कर रहा है। पानी में बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं और बची खुची माइंस को नष्ट कर दिया गया है। ट्रंप के बयान पर ईरान ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। ईरानी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता तब तक पूरी तरह सुरक्षित या चालू नहीं माना जाएगा जब तक अमेरिका अंतरिम समझौते के तहत तेहरान की सभी मांगों को स्वीकार नहीं कर लेता। ईरान के शीर्ष वार्ताकार बी गालिबाफ ने ईरानी सरकारी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने के लिए अमेरिका को पहले अपनी नाकेबंदी हटानी होगी। हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने के लिए ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी हटाने और ईरान के तेल निर्यात पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरह से हटाए जाने की मांग की। साथ ही विदेशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज किए जाने और सभी मोर्चों पर तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने की भी मांग की गई। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि वाशिंगटन इस संघर्ष में तेहरान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना चाहता था, लेकिन उसका ये मंसूबा पूरी तरह नाकाम रहा। अराक्ची ने दावा किया कि अब अमेरिका हमारी शर्तों के अनुसार बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है और भीख मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब आपको बताती हूँ हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप के नए दावे के बारे में। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट का एक नया नक्शा सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा होने का दावा किया। ये ईरान का वो हिस्सा है जिसे हम हॉर्मुज स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें केशद्वीप भी आपको नजर आ जाएगा, ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप नजर आ जाएगा आपको, इसके अलावा फुजैरा भी नजर आ जाएगा। और इस पूरी जगह को जो आप ये गोल घेरे में देख रहे हैं, इस सर्कल के अंदर जिसे आप देख रहे हैं, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं, इसे सीधे उन्होंने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर के तमाम चीजों को अपनी टेरिटरी घोषित कर दिया है। ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप हो, उसे भी वो अपना कह रहे हैं। सहयोगी मुल्क यूएई के अहम ठिकाने फुजैरा और दुबई हो, उस पर भी वो अपना हक जता रहे हैं। तो अमेरिका आखिरकार आगे करना क्या चाहता है? अगर ये ईरान से लेकर के ओमान तक यूएई का सारा हिस्सा अमेरिका का है, तो फिर मिडिल ईस्ट कहाँ है यहाँ पर? अब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये दावा किया, इसी पर अब्बास अराक्ची से लेकर के तमाम नेताओं की तरफ से बयान सामने आ गए। रेजाई ने भी मजाकिया लहजे में डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कस दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, कहाँ रुकने वाले हैं अपनी ऐसी हरकतों से। कहते हैं बातचीत हमारी हो नहीं रही है, कभी कह देते हैं बातचीत हमारी हो रही है। इन सब के बीच में उन्होंने एक नया सुर साध लिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट भी हमारा है, यूएई भी हमारा है, फुजैरा भी हमारा है, मुसंदम प्रायद्वीप भी हमारा है। अब यूएई तो कुछ कह नहीं रहा, ओमान की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, लेकिन ईरान जरूर ये कह रहा है कि ये हमारा था और हमारा ही रहेगा।
वहीं आपको बताऊं कि जंग के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका और ईरान के बीच में काफी अहम मुद्दा बन गया। हॉर्मुज पर ईरान लगातार अपना दावा करते हुए नजर आता है। हॉर्मुज के आसपास के कई द्वीपों पर ईरान का कब्जा है, जहां से उसकी सेना और IRGC किसी भी जहाज पर हमला कर सकती है। अब आइए आपको बताती हूँ कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान क्या क्या शर्तें रख रहा है। तो ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बंद हो, सबसे पहले उसकी यही शर्त है। हॉर्मुज के आसपास जितना भी अमेरिकी सैन्य नाकेबंदी है उसे खत्म कर दी जाए और ईरान पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें हटा दिया जाए तुरंत प्रभाव से। इसके साथ जो विदेशों में फ्रीज की गई ईरान की संपत्तियां हैं उन्हें अनफ्रीज किया जाए और युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा भी दिया जाए ईरान को। ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का वादा अमेरिका को करना होगा, लेकिन अमेरिका इन तमाम शर्तों को मान करके भी अनसुना कर चुका है। और अब आपको खबर लेबनान से जुड़ी हुई बताती हूँ, जहां लेबनान के इलाकों पर इजराइल का कब्जा देखने को मिला है। दक्षिणी लेबनान के इलाकों पर इजरायली डिफेंस फोर्स का नियंत्रण देखने को मिला। IDF के कब्जे वाले इलाके में इजरायली झंडे भी देखे गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स आगे बढ़ती जा रही है। दक्षिण लेबनान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है और उनके झंडे कई जगह पर देखे गए हैं। अब वो सिर्फ हमला नहीं कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, बल्कि आगे बढ़ते हुए अपना झंडा भी लगाते जा रहे हैं कि यहां तक हमारा कब्जा हो गया है। वहीं आपको बताऊं कि इजरायली सेना का अहम फैसला आ गया है। शिफ्ट की 190वीं अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन रामोन बेस से हाइफा के रमत डेविड शिफ्ट कर दी गई है और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इजराइल एक लंबे वक्त से अलग अलग जगहों पर युद्ध लड़ते हुए नजर आ रहा है। हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, हूथियों के साथ, इधर ईरान के साथ। इसीलिए इजरायली सेना की तरफ से अहम फैसला लिया गया। उसने 190वीं अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को शिफ्ट कर दिया है, जो कि रामोन बेस से हाइफा के रमत डेविड शिफ्ट कर दी गई है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में इसका उपयोग जरूर से किया जाएगा। भविष्य की नीति को देखते हुए उनकी तरफ से ये शिफ्टिंग की गई है, लेकिन दूसरी तरफ साउथ लेबनान में वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से गाजा में भी आगे बढ़ करके इजरायली डिफेंस फोर्स ने कई जगहों पर अपने झंडे गाड़ दिए हैं। अब आपको बताती हूं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग को जितना आसान समझा था, वो वास्तव में उतनी आसान बिल्कुल नहीं रही, बल्कि अमेरिकी सैन्य संसाधन और ट्रंप की साख की बर्बादी का सबब बन गई है। आज अमेरिकी सेना की हालत बेहद खराब हो चुकी है। कैसे खराब हो गई है अमेरिकी सेना की आदत और उसकी ये हालत, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सहयोगी देश हैं। युद्ध के पहले अमेरिकी सेना की कई टुकड़ियां अलग अलग देशों में मौजूद सैन्य बेस पर तैनात। युद्ध के पहले ही अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को सुरक्षा का भरोसा दिया। यूरोप से कई एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट के कई देशों में शिफ्ट कर दिए। जंग में ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस में हर जगह तबाही का मंजर दिखा। इसके अलावा खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर भी मातम पसर गया। सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका को यह हुआ कि उसके हथियारों का जखीरा ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर तक पहुंच गया। पेंटागन ने चेतावनी तक जारी कर दी कि चीन जैसे देश से अगर निकट भविष्य में कोई तनाव होता है तो अमेरिका के पास अपनी हिफाजत के लायक हथियार भी नहीं बचे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी नेवी रही। अमेरिकी नेवी के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो दुनिया की किसी भी नेवी के पास मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर्स की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन फिलहाल ज्यादातर कैरियर या तो रख रखाव और मरम्मत के लिए शिपयार्ड में हैं, या उनके क्रू की ट्रेनिंग अधूरी है। अमेरिका के सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर्स में शामिल USS अब्राहम लिंकन की लंबी तैनाती ने अमेरिकी नौसेना की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जहाज पर तैनात जवानों को लंबे समय तक बेहद मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। खराब खाने से लेकर पानी की समस्या, गंदे शावर और जरूरी सामान की कमी तक की शिकायतें सामने आई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लिंकन करीब 260 दिन समुद्र में रहा, जिसमें लगभग 240 दिन लगातार बिना किसी बंदरगाह पर रुके गुजरे। रिपोर्ट्स कहती है कि कुछ दिन पहले सैन डिएगो के नॉर्थ आइलैंड नेवल एयर स्टेशन पर नौसेना के अधिकारियों और लिंकन पर तैनात जवानों के 200 से ज्यादा परिवारों के बीच बैठक हुई, जिसमें परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक तैनात जवानों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। यूं तो अमेरिकी नेवी के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिका के पास ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर उपलब्ध नहीं है और यही वजह रही कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को लंबे समय तक अपनी जगह पर तैनात रहना पड़ा, क्योंकि उसकी जगह लेने के लिए दूसरा कैरियर तैयार ही नहीं था। यूएसएस अब्राहम लिंकन अकेला जहाज नहीं है, ये एक बड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। लिंकन पर करीब 3,200 नौसैनिक तैनात रहते हैं। इसके अलावा करीब 2,480 लोग उसके लड़ाकू विमानों और दूसरे एयरक्राफ्ट की देखभाल से जुड़े होते हैं। इसके साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और आमतौर पर 1 या 2 परमाणु पनडुब्बियां भी होती हैं। पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में आमतौर पर 6,500 से 7,500 अधिकारी और नौसैनिक हो सकते हैं। सबसे अहम बात है कि कैरियर के क्रू को बीच मिशन में आसानी से बदला नहीं जा सकता, यानी जहाज कितने लंबे समय तक समुद्र में रहेगा, वही लोग उतने लंबे समय तक ड्यूटी करते रहेंगे। अमेरिकी नेवी फिलहाल जहाजों की समस्या से ही नहीं, बल्कि लंबे समय से ट्रेंड नौसैनिक की कमी से भी जूझ रही है। हालिया रिपोर्ट्स में करीब 20,000 कर्मचारियों की कमी का जिक्र किया गया। भर्ती कम हो रही है और दूसरी तरफ कई अनुभवी लोग नौसेना छोड़ भी रहे हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग व्यवस्था पर भी दबाव है। ट्रेनर और ट्रेंड कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण नए जवानों को तैयार करना भी चुनौती है। रिपोर्ट्स के अनुसार गल्फ वॉर के दौरान एक समय 4 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ फारस की खाड़ी में ऑपरेट कर रहे थे। आज पूरी अमेरिकी नौसेना के केवल 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ही तैनात हैं। इनमें यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश और यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन शामिल हैं। ईरान से युद्ध में अमेरिकी मिसाइलों का जखीरा भी तेजी से खाली हो गया। ईरान की शानदार रणनीति ने अमेरिकी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ईरान के कुछ लाख के ड्रोन ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की करोड़ों की मिसाइलों को बर्बाद कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका को अपने खाली हुए जखीरे को दोबारा भरने के लिए कई साल का वक्त और अरबों डॉलर की राशि की जरूरत होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपने हथियार डिपो को दोबारा भरने और मिसाइलों के उत्पादन को तेज करने के लिए 23 अरब डॉलर का बजट जारी किया। ईरान के साथ युद्ध और यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच
अमेरिका अब अपने मिसाइल भंडार को तेजी से भरने में जुट गया है। अमेरिका की चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि एक तरफ ईरान के खिलाफ अभियान में बड़ी संख्या में मिसाइल इस्तेमाल हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को भी अमेरिकी एयर डिफेंस मिसाइलों की आवश्यकता है। अमेरिका टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के लिए करीब 22.9 अरब डॉलर का फंड खर्च करने जा रहा है। टॉमहॉक अमेरिका की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसे युद्धपोतों और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। ईरान के खिलाफ चल रहे अभियान में इन मिसाइलों के इस्तेमाल से अमेरिकी भंडार पर दबाव बढ़ा है। अमेरिका सिर्फ हमला करने वाली मिसाइलें ही नहीं, बल्कि एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों का उत्पादन भी तेज कर रहा है। इनमें खास तौर पर PSA-3, MSE इंटरसेप्टर और SM-3 इंटरसेप्टर शामिल हैं। PSA-3 मिसाइल दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। वहीं SM-3 भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है। अमेरिका पहले से ही यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइलें उपलब्ध करा रहा है। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों के खिलाफ इन हथियारों की भारी मांग है। अब मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली अभियानों के कारण मिसाइलों की आवश्यकता और बढ़ गई है। यानी अमेरिकी मिसाइल उद्योग पर दो मोर्चों से दबाव पड़ रहा है। फिलहाल अमेरिका के सामने असली चुनौती सिर्फ पैसा नहीं, सवाल ये है कि क्या अमेरिकी रक्षा उद्योग इतनी तेजी से मिसाइलें बना सकता है कि इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों की जगह नई मिसाइलें लगातार आती रहें। यूक्रेन युद्ध ने पहले ही दिखा दिया है कि आधुनिक युद्ध में हथियारों की खपत कितनी तेजी से हो सकती है, और अब ईरान के साथ संघर्ष ने इस दबाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। साफ है कि अमेरिका के सामने अपने हथियारों का जखीरा दोबारा भरना सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे में क्या अमेरिका इस चुनौती को समय रहते पूरा कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। ईरान के साथ जंग में अमेरिका के संसाधनों को भारी नुकसान हुआ। अरबों रुपए के सैन्य संसाधन, मिसाइल, विमान जंग की भेंट चढ़ गए। अमेरिकी सेना अब हथियारों के खाली हुए जखीरे को भरने की तैयारी में है। आपको बताती हूं कि अमेरिका इस दिशा में क्या कदम दरअसल उठाते हुए नजर आ रहा है। तो हथियारों को दोबारा तैयार करने के लिए 23 अरब डॉलर का बजट उनकी तरफ से रखा गया है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के लिए करीब 22.9 अरब डॉलर का फंड है। युद्धपोत और पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है ये टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें, और PSA-3 और SM-3 मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाने की भी तैयारी है। बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में इस्तेमाल होती हैं। PSA-3 MSE मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है, और SM-3 इंटरसेप्टर। अब इन्हें और ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर वो अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात करेंगे उत्तर कोरिया की, जहां के तानाशाह किम जोंग से डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात कर सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी आई है कि नवंबर में किम जोंग और ट्रंप की मुलाकात संभव है। एपिक समिट के दौरान ये मुलाकात हो सकती है, ये बताया जा रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही साउथ कोरिया के साथ अपने सैन्य अभ्यास को सीमित कर दिया, ये कहते हुए कि उत्तर कोरिया के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, हम उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, और अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किम जोंग उनसे मुलाकात करें। और ये दावा पश्चिमी मीडिया का है कि नवंबर में किम जोंग और ट्रंप की मुलाकात संभव है, जो कि एक समिट के दौरान हो सकती है। वहीं मिडिल ईस्ट में ईरान से जंग के दौरान ट्रंप को जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो रही राष्ट्रपति ट्रंप की साख। अमेरिका के दोस्त मुल्कों ने साथ छोड़ा। ट्रंप के बयानों से सहयोगी नेताओं का पारा चढ़ गया, और अब तो ट्रंप के फैसले अमेरिका के सहयोगी मुल्कों के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रंप पर नए लोग भरोसा कर पाएंगे?
पूर्वी एशिया का एक अहम मुल्क उत्तर कोरिया और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के फैसले अक्सर अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों की टेंशन बढ़ाते रहते हैं। बीते कुछ समय में किम जोंग उन की सेना की गतिविधियों से उनके पड़ोसी देशों का तनाव भी बढ़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने किम जोंग उन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशें शुरू की। इस दौरान उन्होंने अपने सहयोगी मुल्क दक्षिण कोरिया की सेना के साथ अभ्यास को सीमित भी किया। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया पर जुबानी हमला भी किया और अब खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप किम जोंग उन से एक बार फिर मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या इस बार राष्ट्रपति ट्रंप किम जोंग उन पर जादू चलाने में कामयाब होंगे। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप किम जोंग उन को अपने पाले में लाने और खुद को बड़ा डील मेकर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रणनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि किम जोंग उन अब 2019 वाले दौर में नहीं है और अब ट्रंप के किसी दांव में नहीं फंसने वाले। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास को सीमित करके उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश की हो, लेकिन ये भी सच है कि बीते सालों में उत्तर कोरिया ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें और परमाणु ताकत बढ़ाई है। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के जरिए रूस से आधुनिक तकनीक और जंग का अनुभव भी हासिल किया है। जानकार मानते हैं कि किम जोंग उन आज उस स्थिति में बिल्कुल नहीं है जहां वो 2019 में हनोई समिट के दौरान थे। बीते कुछ साल में किम की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें किसी भी दावे में फंसा नहीं पाएंगे। बताया जा रहा है कि साल 2019 में हनोई में ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात बिना किसी नतीजे के खत्म हुई थी। तब उत्तर कोरिया पर पाबंदियों से छूट पाने का काफी दबाव था, लेकिन पिछले करीब 6 साल में किम ने बातचीत का रास्ता छोड़कर सिर्फ अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया। आज उत्तर कोरिया के पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु हथियार मौजूद हैं जो सीधे अमेरिका के मेनलैंड तक हमला कर सकते हैं। किम जोंग उन की ताकत में सबसे बड़ा इजाफा रूस और यूक्रेन के बीच जंग से आया। उत्तर कोरिया ने न सिर्फ रूस को बड़ी संख्या में तोप के गोले और मिसाइलें दी, बल्कि अपने हजारों सैनिकों को रूस की तरफ से लड़ने के लिए जंग के मैदान में भी उतारा। इस कदम से उत्तर कोरिया को 2 बहुत बड़े फायदे हुए। पहला ये कि उत्तर कोरियाई सेना को आधुनिक युद्ध लड़ने का सीधा अनुभव मिल गया और दूसरा ये कि बदले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया को आधुनिक सैन्य तकनीक, सैटेलाइट और मिसाइल टेक्नोलॉजी मुहैया कराई। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया की कमर तोड़ने के लिए उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। 2019 में किम का झुकाव बातचीत की तरफ इसलिए था क्योंकि वो इन पाबंदियों से थोड़ी ढील चाहते थे। हालांकि अब तस्वीर बिल्कुल अलहदा है। प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। रूस के साथ हुए सैन्य और व्यापारिक समझौतों
चीन से मिलने वाली गुप्त मदद और अवैध साइबर हैकिंग के कारण उत्तर कोरिया के पास पैसों और संसाधनों की कमी है। उत्तर कोरिया ने साल 2003 में परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT से खुद को अलग कर लिया था और तेजी से अपने परमाणु हथियार बनाए। आज नतीजा यह है कि अमेरिका जैसा पावरफुल देश भी उत्तर कोरिया पर सीधे हमले की बात तो दूर, उस पर सैन्य दबाव बनाने से भी कतराता है। जबकि इसके ठीक उलट ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भरोसा किया और अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान को 2025 के बाद से अमेरिका और इजराइल के दो बड़े हमलों और तबाही का सामना करना पड़ा। किम जोंग उन अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका सिर्फ ताकत की भाषा समझता है और जब तक उत्तर कोरिया के पास अचूक परमाणु हथियार है तब तक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शायद यही वजह है कि 2019 का लाचार दिखने वाला तानाशाह आज 2026 में बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा है। साफ है कि किम जोंग उन राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा कर पाएंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम ही लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। विस्फोट में आज के लिए इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।